लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, देन फाइंड देयर LCM। ये क्वेश्चन हो चुका था, प्लीज एक बार कंफर्म करो। हमने ये क्वेश्चन किया था, यस और नो? ठीक है, और इसके बाद वाले क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना था। चलो, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये डिफरेंट डिफरेंट सेम क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट वे से आ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के लिए आ सकता है एक्चुअली, नॉट वे से। क्वेश्चन सेम आएगा लेकिन क्वेश्चन में नंबर्स चेंजेस हो सकते हैं, जिसमें आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके बताना होगा जो भी वो क्वेश्चन पूछेंगे। लेट्स सी व्हाट्स द क्वेश्चन। Check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number. They are asking कि चेक करके बताओ कि अगर हम 6 की पावर n का मीनिंग यहाँ पर ये है कि 6 को 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम या 4 टाइम और कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो क्या वो कभी भी 0 पर एंड होगा? आप खुद भी बता सकते हो वैसे ही, क्या हम 6 की कोई भी पावर लें, उसका आंसर 0 पर एंड हो सकता है? वाई? रीजन क्या दोगे इसमें आप कि क्यों नहीं हो सकता? सबने नो बोला है, गुड। बट रीजन क्या होगा इसमें? 6 इज ग्रेटर देन 0, नो बच्चे? यस सलोनी? जानवी अभी स्टार्ट किया है, जस्ट क्वेश्चन ही मैंने पढ़ा है। वी हैव जस्ट स्टार्टेड। नो डिविजिबिलिटी नहीं बच्चे, इसमें आपको सिर्फ फैक्टर्स देखना है। सपोज करो, चलो मैं ये लिखूं, अगर 3 की पावर कुछ है, 3 रेज टू द पावर n मीन्स 3 रेज टू द पावर 2, 3, 4 एनीथिंग, क्या वो कभी भी 4 पर खत्म होगा? सी, यहाँ पर हम फैक्टर्स देखते हैं। आपको हमेशा बेस पावर से कुछ लेना देना नहीं है, बेस को देखना है। कोई भी नंबर 0 पर तब एंड होगा जब उसके फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों प्रेजेंट होंगे। ओनली 2 है तब भी वो 0 पर एंड नहीं होगा, ओनली 5 है तब भी वो 0 पर एंड नहीं होगा। 2 एंड 5 एटलीस्ट वन टाइम होने चाहिए उसमें, तभी वो 0 पर एंड होगा। करेक्ट और नॉट? एक 0 लाने के लिए हमें एटलीस्ट 1 2 एंड 1 5 चाहिए। नो? यस, है ना? तो 0 से कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर तभी एंड होगा जब उसके फैक्टर्स में 2 एंड 5 एटलीस्ट वन टाइम प्रेजेंट होंगे। तो क्या 6 के फैक्टर्स में 2 एंड 5 प्रेजेंट हैं? बताइए, क्या 6 के फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों प्रेजेंट हैं? नहीं है। तो क्या ये 0 पर एंड हो सकता है? नहीं हो सकता है। बस यही इसका रीजन होगा। सिंस 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2 तो है, बट 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6, दैट्स व्हाई इट विल नेवर एंड अप विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n के प्लेस पर आप कोई भी नंबर रख दो, मीन 6 की पावर कितनी भी हो, वो 0 पर खत्म नहीं होगा। वानी, यू विल हैव टू टाइप द योर डाउट बच्चे। अक्षत, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर उन्होंने 0 से पूछा है तो नहीं, ये फिर हमें 2 और 5 ही देखना होगा। अगर उन्होंने कुछ और पूछा है, सपोज करो 6 से पूछा है, तो 6 के लिए आपको क्या फैक्टर्स चाहिए होंगे, वो आपको देखना होगा। है ना? तो इसमें आप एक्सप्लेनेशन क्या दोगे? हम सपोज कर लेते हैं कि 6 की पावर n 0 पर एंड हो सकता है फॉर एनी नंबर n,
बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मीन्स n की जो वैल्यू है वो कोई नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए। नाउ यस पानी, ओनली 2 and 5, देखो आप खुद देखो, क्या आप ओनली 2 को मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर से कोई ऐसा नंबर ला सकते हो जिसके अंदर लास्ट में 0 आए अपार्ट फ्रॉम 5? आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो 0 नहीं आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो भी 0 नहीं आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करो तो भी 0 नहीं आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करो तो भी 0 नहीं आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 6 से करो तो भी 0 नहीं आएगा, 7 से करोगे तो भी 0 नहीं आएगा, 8 से करोगे तो भी 0 नहीं आएगा, 9 से करोगे तब भी 0 नहीं आएगा, 5 से करोगे तब 0 आएगा। दैट मीन्स हमें 0 लाने के लिए एटलीस्ट 2 and 5 वन टाइम तो चाहिए ही चाहिए। सो यस, 2 and 5 बोथ होने चाहिए, ओनली 2 से काम नहीं चलेगा, ओनली 5 से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 2 into 5 ही आपको हमेशा 0 वाली वैल्यूज देता है। जो भी नंबर्स आपके 0 वाले होते हैं, सपोज 10 है, 20 है, 100 है, 200 है, 140 है, कोई भी है, आप इसमें जब फैक्टराइज करोगे तो आप देखोगे उसमें 2 and 5 एटलीस्ट वन टाइम तो प्रेजेंट है ही, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन वन टाइम प्रेजेंट होंगे। दैट्स वाई इफ फैक्टर्स, बेस के फैक्टर्स में 2 and 5 दोनों प्रेजेंट नहीं है तो वो कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही होगा, 2 and 5 बोथ। सो यहाँ पर हम 6 के फैक्टर्स करेंगे। यहाँ पर हमने सोचा, अज्यूम कर लिया कि 6 की पावर n 0 पर एंड हो सकता है। अगर 6 की पावर n 0 पर एंड हो सकता है तो ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन जब हम 6 के फैक्टर्स करके देखते हैं तो इसमें तो 5 नहीं है। अगर फैक्टर्स में 5 नहीं है मीन्स ये 5 से डिविजिबल नहीं है, और 5 से डिविजिबल नहीं है इसका मीनिंग ये हुआ कि ये कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। Our assumption 6 की पावर n ends with 0 is wrong, so it will never end up with 0। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। इफ आई से, अगर मैं आपसे पूछूं, इफ आई आस्क कि 3 की पावर n will end up with 4 for any value of n, कि 3 की हम कोई भी पावर ले तो क्या वो नंबर 4 पर एंड होगा? इज इट पॉसिबल कि हम 3 की कितनी भी पावर मीन्स 3 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें, क्या वो कभी 4 पर एंड होगा? क्यों नहीं होगा? रीजन क्या दोगे? इफ नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इफ होगा तो क्यों होगा? 3 raised to the power n मीन्स 3 की हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें उसमें 3 में ही, क्या वो नंबर कभी भी 4 पर एंड अप होगा? नो। वाई? हाँ, रीजन क्या दोगे बच्चे? नो, ऑड नहीं बच्चे, ऑड नहीं। आप लिखोगे कि 4 के लिए हमें क्या चाहिए, 4 लाने के लिए एटलीस्ट हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए एटलीस्ट। अक्षत किस पर एंड होगा बताओ? वानी, नेटवर्क चेक कीजिए आप अपना। आई थिंक बाकी सभी को वॉइस क्लियर है। अक्षत बताओ किस पर एंड होगा, कौन सा नंबर होगा 3 की कितनी पावर एन करने पर? 3 की पावर 5 कितना होता है बताओ? 3 की पावर 5 कितना होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9, अच्छा नालायक, 324 होता है 3 की पावर 5। 9 9 सा 81, 81 3 कितने होते हैं? 243, 324 नहीं। कैलकुलेशन ठीक से किया करो।
4 पर एंड हो ही नहीं सकता बच्चे। 4 पर एंड होने के लिए हमें 2 चाहिए फैक्टर्स में, एटलीस्ट 2 होना चाहिए उसके फैक्टर में, तब वो 4 पर एंड हो सकता है। बट यहाँ पर 3 की पावर n मीन्स 3 में 2 का फैक्टर 2 तो है ही नहीं, तो ये कभी भी 4 पर एंड नहीं होगा। तो आपको बेस को देखना है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। 6 की पावर n एंड वैसे आता तो मोस्टली यही है कि 0 पर एंड होगा या नहीं होगा, सेम यही क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, और आता भी काफी है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये रीजन देना है, या आपके टीचर्स अगर इससे छोटा कोई रीजन लिखवाते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। आप सीधे भी लिख सकते हो यहाँ पर 6 की पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 3 की पावर n, और सीधे लिख दोगे सिंस 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, सो इट विल नेवर एंड अप विथ 0। अगर 2 गायब होता, सपोज करो यहाँ पर लिखा होता 15 की पावर n, बताओ ये 0 पर एंड अप होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर 5 तो है फैक्टर बट 2 नहीं है, तो उस केस में भी ये 0 पर एंड नहीं होगा। 5 एंड 2 दोनों होने जरूरी हैं एटलीस्ट वंस। ओनली 5 से काम नहीं चलेगा, ओनली 2 से काम नहीं चलेगा, 2 एंड 5 बोथ होंगे, तो वो 0 पर एंड होगा। यस विनायक। ठीक है, इसमें किसी को अभी भी डाउट है तो पूछो प्लीज। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज एक बार देख लो, और किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गुड। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट या फिर लिखने का सिर्फ पर्पस ये है कि आपको ये आफ्टर क्लास एक बार देख लेना है फिर से क्वेश्चन, सो डैट आपके माइंड में अच्छे तरीके से बैठ जाए, भूलो ना आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। बाकी रिकॉर्डिंग्स मैं अपलोड करूंगा आज रात को, पिछली क्लास की भी और आज की भी, तो किसी को रिकॉर्डिंग्स देखनी है तो वो देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कंपोजिट नंबर वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आता है 1 मार्कर में, 2 मार्कर्स में, अब तो 1 मार्कर में ही आता है। कंपोजिट नंबर आप सभी को याद है क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये बताओ। कंपोजिट नंबर है अगर कोई, तो उसके फैक्टर्स में क्या स्पेशलिटी होगी? व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स में जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो एक तो खुद वो नंबर होता है, एक उस नंबर के अलावा कोई और नंबर भी होता है। ठीक है, मोर देन, अगर 2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर्स हैं उसके फैक्टराइजेशन में, तो अदर देन 1, यस 1 प्राइम नहीं है, तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इस नंबर को भी हम सिंपलीफाई करके 2 या उससे ज्यादा प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में शो करेंगे इसको। यहाँ पर आपको 7 प्लस इंटू 11 इंटू 13 दिया हुआ है, और दूसरी टर्म में 13 है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 13 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 13 कॉमन लिया। 13 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 7 इंटू 11, और यहाँ बचा 1, और इसको कर लिया हमने सॉल्व। 13 इंटू 78 हो गया। अब 78 को आप फैक्टराइज, देखो 13 तो प्राइम नंबर है ही, वैसे तो यहीं से आपको पता चल रहा है कि ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि इसके दो फैक्टर्स हैं अदर देन 1। स्टिल 78 को भी आप प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लो,
ये 13 एज इट इज, 78 के फैक्टर्स किए तो 13 इंटू 2 इंटू 3। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो नंबर था, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास एक ऐसा नंबर आया जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में टू या टू से ज्यादा प्राइम नंबर्स हैं। और टू या टू से ज्यादा प्राइम नंबर्स हैं तो ये नंबर कैसा होगा? बताओ बताओ। टू से ज्यादा देखो प्राइम नंबर्स हैं इसमें, टू या टू से ज्यादा प्राइम नंबर्स होते हैं किसी के फैक्टराइजेशन में, तो वो कैसा नंबर होता है? कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। उसकी डेफिनेशन भी आप लिख दोगे साथ में। वी नो दैट अ नंबर इज कॉम्पोजिट इफ इट हैज एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन। वन के अलावा कोई और भी अगर उसका फैक्टर है तो वो नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर, सॉरी कॉम्पोजिट नंबर होगा। यहाँ पर तो 13 2 3, थ्री थ्री फैक्टर्स हैं अदर देन वन। सो हम कह सकते हैं कि ये कैसा नंबर है? एक कॉम्पोजिट नंबर है। इजी क्वेश्चन है या किसी को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? जरूरी नहीं है आप कॉमन लेकर ही करो, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो वो, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि पहले 7 को 11 से मल्टीप्लाई, देन 13 से मल्टीप्लाई, फिर उसमें 13 ऐड करो तो उससे कोई नंबर आएगा, फिर उसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। यू कैन डू दैट वन। यस सलोनी, अभी करेंगे वो, आप करके दिखा सकते हो वैसे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे बताना कि वो कंपोजिट है या फिर। यस आप उससे कर सकते हो वानी, जो भी आपको सही लगे। 5 इंटू 1009। ओके सलोनी, सेकंड पार्ट आप खुद करके देखोगे घर से। सेकंड पार्ट इसलिए नहीं किया हुआ है कि वो आपका होमवर्क समझ लो। सेम इस तरह से भी कर सकते हो, और आप चाहो तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो फिर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो। वॉट एवर सूट्स। यस अक्षत, 5 इंटू 1009 आएगा नेक्स्ट वाले का आंसर। तो ये प्राइम नंबर है और इसके अलावा भी इसका एक और फैक्टर है 1009। हमें नहीं पता 1009 के और भी फैक्टर्स होंगे या नहीं, बट हमें तो एटलीस्ट टू फैक्टर्स चाहिए अदर देन वन, जो हमें मिल गए। दैट मीन्स ये क्या है? एक कॉम्पोजिट नंबर है। अदर देन वन अगर दो फैक्टर्स आ रहे हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो समझ जाओ वो कॉम्पोजिट नंबर है। और यही रीजन आपको लिखना है। सिंस द नंबर हैज टू फैक्टर्स अदर देन वन, hence number will be considered as composite, या number is composite। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में बहुत मिलेंगे। एक क्वेश्चन हमने किया था बैंड वाला जो फर्स्ट एक्सरसाइज में था, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इसमें आप देखो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि अक्षत पॉसिबिलिटी है, यस। देखो इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी आपको कुछ वर्ड ऐसा मिले कि वो दोबारा एक जगह कब मिलेंगे, अगेन कब मिलेंगे, या बेल की बात हो रही है तो रिंग टुगेदर अगेन, या फिर मीट अगेन हो गया, रिंग टुगेदर। हाँ यही दो टाइप के आते हैं, या फिर लाइट विल, ट्रैफिक लाइट वाला आता है कि ट्रैफिक लाइट से एक साथ फिर से कब जलेंगी। मींस कभी भी कुछ ऐसा वर्ड आएगा अगेन वाला, जैसे कि इसमें आया है मीट अगेन, इस टाइप का जब भी वर्ड आएगा तो समझ जाओ आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम क्यों फाइंड आउट करना है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर उन्होंने, देखो क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12
minutes for the same. Yes, Vani, that's what I am telling you. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? See, I told you कि जब भी क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स आए, लीस्ट, मिनिमम, है ना, या फिर शॉर्टेस्ट, इस टाइप के वर्ड जो छोटी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो समझ जाओ आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन का मीनिंग ये है कि कम से कम वो कितना टाइम लेंगे जिससे कि वो एक साथ फिर से मिल जाए। सपोज यहाँ से स्टार्ट किया दो लोगों ने, पर्सन वन और पर्सन टू ने, एक की स्पीड थोड़ी कम है एक की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, तो दे आर आस्किंग कि ये अगेन चलेंगे तो कहाँ पर या कितने टाइम बाद एक साथ फिर से मिलेंगे। दैट मीन्स दे वांट यू टू फाइंड आउट एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो, 18 से भी डिविजिबल हो और 12 से भी डिविजिबल हो। और छोटा सा इसमें, यस यू नीड टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे 18 भी डिवाइड हो जाए और 12 भी डिवाइड हो जाए। देखो ऐसा क्यों होगा, सपोज करो ए है कोई पर्सन, क्या नाम है इनका, सोनिया। सोनिया इस पॉइंट से चले किसी स्पीड पर और एक चक्कर काटा, ठीक है। और उसी टाइम पर रवि भी यहाँ से चले। रवि की स्पीड थोड़ी स्लो थी, तो वो जब तक यहाँ पर पहुंचे कहीं पर, तब तक सोनिया पूरा चक्कर काट चुके थे। अब सोनिया ने तो दूसरा चक्कर स्टार्ट कर दिया और रवि अभी यहाँ से अगेन चले। सपोज करो सेकंड चक्कर में वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया रवि। मीन सोनिया के दो चक्कर और रवि का एक चक्कर लगा, है ना। तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा कि कोई ऐसा नंबर जिसमें सोनिया ने टू एग्जैक्ट राउंड्स लिए हैं तो वो टू से डिवाइड होना चाहिए, एंड रवि ने एक चक्कर लिया है, एक, तीन या जितने भी होंगे, तो वो एग्जैक्टली वन से डिवाइड होना चाहिए। और ऐसा नंबर हमें तभी मिलता है जब हम दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। इतना अगर आपको डीप में नहीं जाना है तो सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है आपको। अगेन जब भी ऐसा कोई वर्ड आए, when will they meet again, when bells will ring again, या फिर ट्रैफिक लाइट्स विल यस टर्न ऑन अगेन, कुछ भी ऐसा जब भी आएगा क्वेश्चन कि कितने समय बाद वो दोबारा से मिल जाएंगे, कितने समय बाद वो दोबारा से बेल्स बजेंगी एक साथ, कितने समय बाद दोबारा से ट्रैफिक लाइट्स एक साथ जलेंगी, तो आपको हमेशा एलसीएम ही फाइंड आउट करना है। सिंपल साइज का जुगाड़ जिसको बोलते हैं वो यही है। क्वेश्चन पढ़ो और देखो कि क्या उसमें ऐसी कोई वैल्यू पूछी है जिसमें वो दोबारा से मिलने की बात या जलने की बात या फिर बजने की बात, रिंगिंग की बात हो रही है, तो समझ जाओ आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। नाउ 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। यस सलोन, यस विनायक। 18 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा, और बच्चे भी बताओ। ये इसकी छोटी सी बच्चे पहचान होती है क्वेश्चन की कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। और जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा आएगा कि वी हैव टू डिवाइड देम इन इक्वल रोज, या जितने बॉक्सेस हैं उतनी ही मिठाइयाँ उसमें मैक्सिमम आए, इस टाइप के कुछ वर्ड्स आए किसी क्वेश्चन में, तो समझ जाओ आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। यस, डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है तब हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। यस कार्तिक, जब भी किसी भी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन की बात है कि किन्हीं चीजों को या पर्सन्स को आपको, यस विनायक, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट डिफरेंट रोज में या कॉलम्स में या बॉक्सेस में,
तो समझ जाओ आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एलसीएम जो होगा इसका 12 और 18 का वो होगा 36। सो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख सकते हो। टाइम टेकन बाय सोनिया 18 मिनट्स है, टाइम टेकन बाय रवि 12 मिनट्स है, 1 राउंड। नाउ LCM of 18 and 12 will give the exact number of minutes after which they will meet again at starting point। आपको सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन देना है कि एलसीएम जो होगा वो हमें हमारा आंसर दे देगा। आपको ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करना है कि हम एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं। तो एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन अर्थमेटिक थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज किया है। तो एलसीएम आपको पता है हम सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, उनकी हाईएस्ट पावर्स को लेते हैं। 2 और 3 ही फैक्टर्स है तो 2 और 3 लिए। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है एंड 3 की हाईएस्ट पावर भी 2 है। सो वी गॉट 36। एचसीएफ में बच्चे अक्षत जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी या फिर ऐसा वर्ड आएगा लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, जिसमें इस टाइप के वर्ड्स आते हैं जो ज्यादा ग्रेटर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। सिंपल सा तो यही होता है कि जहां भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आए, आपको किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उसमें आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। सलोनी, हाँ, लॉन्गेस्ट रॉड। क्वेश्चन क्या है बच्चे? नो, डायगोनल फॉर्मूला नहीं बच्चे। लॉन्गेस्ट रॉड देखो, लॉन्गेस्ट रॉड के दो क्वेश्चंस आते हैं। एक तो लॉन्गेस्ट रॉड का देखो, मैं सभी को बता देता हूँ। व्हाट सलोनी इज आस्किंग, जो आपके सरफेस एरिया से भी रिलेटेड है। वो ऐसा पूछ सकते हैं कि एक रूम है, ठीक है, और रूम की वॉल्स को मेजर करना है। रूम की वॉल्स को मेजर करना है, तो एक लॉन्गेस्ट रॉड की मेजरमेंट बताओ जो एग्जैक्टली रूम की वॉल्स को मेजर कर सके। तो उस केस में आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि एक ऐसी रॉड की लेंथ फाइंड आउट करो जो इस रूम के अंदर फिट आ सके, उस केस में आप डायगोनल वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ये जब आपको मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करवाऊंगा तब बताऊंगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब करेंगे इस चैप्टर के तब भी बताऊंगा। दोनों ही टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। दे कैन आस्क यू कि एक रूम में कितनी बड़ी रॉड फिट हो सकती है, उसकी लेंथ बताओ। उस केस में आप डायगोनल वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और अगर वो पूछ रहे हैं कि एक ऐसी रॉड की लेंथ बताओ जो इस रूम की वॉल्स को एग्जैक्टली मेजर कर सके, उस केस में आप एचसीएफ फाइंड करोगे। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आया होगा मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आपने डायगोनल वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में, तो नहीं समझ आएगा। सी वानी, सपोज करो आपको एक रूम दिया हुआ है, ठीक है, और वो पूछ रहे हैं कि रूम की वॉल्स को एग्जैक्टली मेजर करना है। मींस सपोज करो रूम की एक वॉल है 4 मीटर्स की, दूसरी वॉल है 6 मीटर्स की, तीसरी वॉल है 12 मीटर्स की। नाउ दे आर आस्किंग कि एक ऐसी लेंथ बताओ रॉड की, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जो एग्जैक्टली इन वॉल्स को मेजर कर सके। मींस जिसकी लेंथ से ये 4 मीटर भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो, 6 मीटर भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो, और 12 मीटर भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो ऐसे केस में हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों को डिवाइड कर सके एग्जैक्टली, तो उसके लिए हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। बट अगर वो आपसे पूछते हैं कि एक ऐसी रॉड की मेजरमेंट बताओ जो इस रूम के अंदर फिट आ सके, फिट आ सके मीन्स हमें इसके अंदर इसको स्टोर करना है, तो उस केस में आप डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करोगे। इन केस आपको नहीं पता है तो वो 13 चैप्टर में आपको पता चलेगा।
विच क्वेश्चन सलोनी? इसको आप अभी इतना ज्यादा मत जाओ, क्योंकि ये मैं तभी आपको बताऊंगा जब हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी करेंगे। उसी में ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है या फिर लेंथ ऑफ डायगोनल। सो ये वाला क्वेश्चन एलसीएम वाला समझ आ गया? पहले इसको बताइए, डिड यू गेट दिस पार्ट कि हमने एलसीएम क्यों फाइंड आउट करा? मींस एलसीएम वाले क्वेश्चंस को आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? वैसे तो अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो बुक के ही आते हैं। अगेन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से अगर आए भी तो वो काफी हद तक इसी टाइप के होंगे। इसमें एक क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा बुक्स में देखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में एक तो होगा ट्रैफिक लाइट्स वाला और एक होगा बेल्स वाला। दोनों ऐसे ही हैं कि एक क्रॉसिंग पर 3 लाइट्स लग रही हैं। एक लाइट 12 मिनट्स के लिए होती है, एक लाइट 18 मिनट्स के लिए होती है, एक लाइट 15 मिनट्स के लिए होती है। सपोज करो कि मॉर्निंग 7 o'clock तीनों लाइट्स को ऑन किया गया तो एक साथ जली। तो नेक्स्ट टाइम वो एक साथ फिर से कब जलेंगी, एक साथ कब जलेंगी? तो उसके लिए एक साथ मीन्स टुगेदर अगेन। तो उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। ये भी क्वेश्चन काफी आता है। सपोज करो इसका एलसीएम आ गया कितने मिनट्स, 18 मिनट्स या 30 मिनट्स आ गया, या कुछ भी आ गया, 60 मिनट्स आ गया, कुछ भी आ गया। तो नेक्स्ट टाइम वो दोबारा कब जलेंगे? 60 मिनट्स आया तो 7 PM के बाद, 7 AM के बाद में 60 मिनट्स अगर ऐड करोगे तो क्या होगा? 8 AM हो जाएंगे। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा एक्स्ट्रा बुक में। ये भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन। किस किस को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है प्लीज एक बार कंफर्म करो। हाउ मैनी ऑफ यू फेसिंग प्रॉब्लम with my voice? Is it lagging or what? विनायक को क्लियर है, अक्षत को ऑडिबल है, वाणी को ब्रेक, निकिता को क्लियर है। ओके, देन ऑडिबल है रिधिमा को भी। सो निकित सॉरी सलोनी एंड वाणी, आप नेटवर्क चेक करो, थोड़ा सा इधर उधर बैठो। बाकी सभी को क्लियर है, वाग्मी को भी क्लियर है। आज जानवी ज्यादा पूछ नहीं रहे हैं। जानवी बच्चे क्या हुआ, हो भी यहाँ या नहीं हो? वो तो क्लास में। चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चंस आप बुक में से कर सकते हो, बुक में एग्जांपल्स में भी हैं, और एक्स्ट्रा बुक में से अगर करोगे। हाँ, गुड बच्चे। अगर एक्स्ट्रा बुक में से करो तो एक तो देखो, चलो मैं खुद ही क्वेश्चन दूंगा, उसके शीट दूंगा, उसमें है वो जो बोर्ड्स में आ सकते हैं क्वेश्चंस, मोस्टली आते हैं, तो आप उसमें से कर लेना। And Sonia and Ravi will meet again after 36 minutes at the starting point. अब आते हैं अगेन बेकार वाले क्वेश्चंस पे, जो पार्ट मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। स्टिल नाइन्थ क्लास का एक बार रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास में किसी ने इरेशनल नंबर पूछा था, तो आज हम उसको एक्सप्लेन करते हैं अगेन। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। पहले बताओ, आप में से सबको नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था, रैशनल और इरेशनल याद है या नहीं है? गुड, याद है, ठीक है। चलो तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लेट्स सी कि जो याद है क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है। यस विनायक, मैं करूंगा, बट आई एम थिंकिंग कि पहले ये चैप्टर फिनिश हो जाए फिर उसके बाद। यस सलोनी। सो रियल नंबर्स पहले क्या होते हैं? रियल नंबर्स आप बताओ मुझे सिंपल सी लैंग्वेज में, अगर आप बताना चाहो तो। रियल नंबर्स आप सिंपल लैंग्वेज में, मैं प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, आप सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। यस वानी।
दोज आर रैशनल नंबर्स, बट व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स आप एग्जाम्पल से भी दे सकते हो, बता सकते हो। आई एम नॉट आस्किंग प्रॉपर डेफिनेशन। यस अक्षत, काइंड ऑफ। 1 2 3 4 तो विनायक नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, तो रियल नंबर्स के अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हो तो आपको सारे देने होंगे। यस सलोनी। जितने भी आप नंबर्स यूज करते हैं रैशनल और इरेशनल, वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, आप आज तक जितने भी नंबर्स यूज करते आए हो, दे आर ऑल रियल नंबर्स, जिसमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं एंड इरेशनल भी। यस वाणी। कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। यस आदित्य, दोज आर ऑल्सो रियल नंबर्स। इसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, डेसिमल्स, नेगेटिव, पॉजिटिव सभी आ जाते हैं। जो भी आपने सिंपल लैंग्वेज में, मैंने आपको बता दिया, आपने जितने भी आज तक नंबर्स यूज किए हैं वो सभी रियल नंबर्स हैं। अभी आपने नॉन रियल नंबर्स नहीं यूज किए, वो आप 11th क्लास में करोगे। अ नंबर विच इज आइदर रैशनल और इरेशनल इज कॉल्ड अ रियल नंबर। सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिख कर आ सकते हो, कोई भी ऐसा नंबर जो या तो रैशनल है या इरेशनल है, वो सभी रियल नंबर्स के पार्ट हैं या रियल नंबर्स कहलाएंगे। नाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो आपको पता है पहले ही। रियल नंबर्स में सबसे पहले आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, एक्सप्रेस हो सकते हैं, जिसमें पी एंड क्यू क्या होने चाहिए? क्या आप बताओगे? पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो सकते हैं जिसमें पी एंड क्यू क्या होने चाहिए? क्या कंडीशन होती है पी ओवर क्यू की? यस अक्षर, करेक्ट। पी ओवर क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, लेकिन पी और क्यू क्या होने चाहिए उसमें? इंटीजर्स होने चाहिए। एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यस, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, एंड पी और क्यू दोनों इंटीजर्स ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 0.5/3 आप कह दो ये भी तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, ये भी रैशनल नंबर है। नहीं, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में तो है, बट 0.5 इज नॉट एन इंटीजर, तो ये एक परफेक्ट पी ओवर क्यू फॉर्म नहीं है। यस जानवी, यस वानी, सभी इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये आपको पता है, आपने 9th में किया था। उसके बाद में आते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जितने भी नंबर्स आपके ब्रैकेट के अंदर होते हैं या पी ओवर क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, दोज आर कॉल्ड, रूट के अंदर जितने भी होते हैं, सॉरी, रूट के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, या फिर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। याद है पी ओवर क्यू की फॉर्म में किनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते? जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? इफ यू रिमेम्बर प्लीज बताओ, इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग तो रैशनल का भी हो सकता है। 10/3 इज टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग रैशनल नंबर होता है। यस सलोनी। एक्सक्यूज मी। बच्चे, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स के भी होते हैं। जैसे 10/3 है, ये रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी। इसका आंसर क्या आएगा? 3.333333। तो ये तो रैशनल नंबर है, देखो इंटीजर है दोनों। इरेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। पाई अंडर रूट टू, पाई itself is a irrational number and under root 2 is a irrational number, दोनों ही irrational numbers हैं, और irrational number का प्रोडक्ट भी इस केस में irrational ही होगा। सो irrational numbers होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, यस विनायक, लेकिन तुमने डॉट 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 नहीं लगाया लास्ट में, इसलिए वो रैशनल नंबर में कंसीडर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग। याद आ गया? उस इस टाइप के होते थे 3.10 100 1000 1000 एंड सो ऑन। इसको आप
नॉन रिपीटिंग बोलते हो, जिसकी वजह से ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और पी ओवर क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता मीन्स ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। चलो ठीक है। रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स आपको पता है, इंटीजर्स नंबर लाइन के कौन कौन सी साइड में होते हैं, चलो बताओ। इंटीजर्स आपके नंबर लाइन के कौन कौन से पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। इंटीजर्स विनायक एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है, देखो मैंने लिखे हुए हैं। हाँ, यस, ईदर साइड ऑफ नंबर लाइन, पॉजिटिव साइड में भी नेगेटिव साइड में भी। जीरो भी इंटीजर होता है या नहीं होता? जीरो इंटीजर नहीं होता? जीरो इंटीजर होता है बच्चे, नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी इंटीजर है। नंबर लाइन इंटीजर वाली लाइन पर मींस इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं। जीरो इज एन इंटीजर, जीरो इंटीजर होता है। जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, जीरो इंटीजर होता है बट। तो इंटीजर्स हैं। नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं, जिस जो फ्रैक्शन में होते हैं वैल्यूज या डेसिमल में होती हैं, इनको हम नॉन इंटीजर्स बोलते हैं। नाउ इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं एंड होल नंबर्स होते हैं। ये सभी को पता है। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से या वन से, लिखा हुआ है वैसे तो। सभी को पता है ना, होल नंबर्स में जीरो भी काउंट होता है। यस। फिर होल नंबर्स में, होल नंबर्स को अगर आप सेपरेट करोगे तो जीरो, एक तो जीरो होगा और बाकी जो बचेंगे वो होंगे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो देखो यहां से आपको पता चलेगा नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो को ऐड कर दे तो होल नंबर्स बन जाता है। होल नंबर्स के साथ में अगर हम नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड मतलब उनको कलेक्ट कर दें तो वो क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं। इंटीजर्स में रैशनल नंबर्स भी होते हैं और नॉन रैशनल नंबर भी, मतलब इंटीजर्स जो होता है वो रैशनल नंबर का पार्ट होता है और जो नॉन इंटीजर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर का पार्ट होता है। और ये सभी क्या होते हैं, रियल नंबर के पार्ट होते हैं इंक्लूडिंग इरेशनल नंबर। तो ये आप सभी को पता है, इसमें मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगेन किसी को अगर कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, या फिर नाइन्थ की क्लास में जो बुक है उसको आप एक बार पढ़ सकते हो, फर्स्ट चैप्टर। अब यहाँ पर आते हैं थ्योरम पर। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से समझना। हालांकि ये थ्योरम प्रूव करने के लिए नहीं आती है, आपके टीचर कुछ भी कहते रहे, ये थ्योरम प्रूव करने के लिए कभी भी नहीं आएगी। बट आपको ये थ्योरम पता होनी चाहिए। ये थ्योरम सिंपल सी थ्योरम है। मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आप खुद ही समझ जाओगे। सपोज करो एक नंबर है, एक्स है कोई नंबर, और ये डिविजिबल है फाइव से। तो क्या एक्स स्क्वायर जो होगा वो भी फाइव से डिविजिबल होगा? इफ कोई नंबर, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव, तो क्या उस नंबर का स्क्वायर भी फाइव से डिविजिबल होगा? ऑब्वियसली होगा। यस। तो यही थ्योरम है। सपोज करो पी एक प्राइम नंबर है और ए कोई नंबर है। ए इज एनी नंबर, हमें नहीं पता क्या है। तो इस थ्योरम में बोला गया है कि एक, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, एनी प्राइम नंबर, तो ए जो होगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में, इफ 25 इज डिविजिबल बाय 5, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5 भी 5 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। इफ 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2, तो 2 भी 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। इफ 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3 इज डिविजिबल बाय 3। कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन है समझने में कि
कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है दूसरे नंबर से, तो उस नंबर का स्क्वायर रूट जो होगा वो भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। तो यही थ्योरम है, और इसको प्रूव नहीं करना है, इसको हम यूज करेंगे नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करने में। Let p be the prime number and a be a positive integer. If p divides a square, then p divides a. Means अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका वो स्क्वायर था। इजी सी थ्योरम है, ये आपकी बुक में दी हुई है। थ्योरम टू, रूट टू इज इरेशनल। ये थ्योरम है, देखो थ्री थ्योरम्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक रूट टू इज इरेशनल, एक रूट थ्री इज इरेशनल एंड एक रूट फाइव इज इरेशनल। इन तीन थ्योरम्स में से एक ना एक थ्योरम जरूर आती है, प्रोबेबली 3 मार्क्स की या 4 मार्क्स की आती है। ये आती है, ये वाली नहीं आती प्रूव करने के लिए, बट ये जरूर आती है। ये थ्योरम वन जो है वो एग्जाम में प्रूव करने के लिए नहीं आएगी, बट इसका यूज इस थ्योरम को प्रूव करने में होगा। तो ये वाली थ्योरम, थ्योरम टू, वो देते हैं मोस्टली प्रूव करने के लिए, जिससे कि ये भी उसमें इंक्लूड हो जाए और ये तो हो ही जाएगी। तो इसका क्वेश्चन तो जरूर आएगा बच्चे, जब भी आपका फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, तो इन तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का। अब इसको इरेशनल, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक बहुत ही अजीब सा काम जो हम करते आए हैं, पहले भी किया था 9th क्लास में। हम कुछ एज्यूम करेंगे और उसको खुद ही रॉन्ग प्रूव करेंगे, जो कि मैं आज क्लास में नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बिकॉज इसको समझने में आपको टाइम लगेगा। अ, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है बट अजीब क्वेश्चन है। एंड इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना थ्योरम में कि इसके जो स्टेप्स होंगे आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे, आप कोई भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे। नहीं, रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे, यस। और फिर उसको हम क्या, रैशनल नंबर में सिर्फ रैशनल नंबर एज्यूम करने से काम नहीं चलेगा। हम रैशनल नंबर के साथ में, रैशनल नंबर आपको पता है कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, ये तो सभी को पता है। और पी और क्यू क्या होने चाहिए, ये बताइए जरा। पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, अभी आपने बताया था पी एंड क्यू क्या होने चाहिए। रैशनल नंबर में जब हम पी ओवर क्यू, इंटीजर्स होने चाहिए। और साथ में एक और चीज जो 9th में मेरे से पढ़े थे उनको मैंने बताया था कि इंटीजर होने के साथ में ये कुछ और भी होने चाहिए। इंटीजर होने के साथ में ये कुछ और भी होने चाहिए। नहीं, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज फाइन, बट p एंड q दोनों कुछ होने चाहिए। अच्छा, सपोज करो मैंने ये लिखा 12/15, तो क्या आप कोई आंसर इस तरह से छोड़ के आ सकते हो? क्या ये एक परफेक्ट रैशनल नंबर कहलाएगा एज पर देयर डेफिनेशन? सी, रैशनल नंबर की डेफिनेशन में p एंड q शुड बी इंटीजर, ऑल्सो दे शुड बी को प्राइम। वो को प्राइम भी होने चाहिए। को प्राइम का मीनिंग होता है कि वो किसी एक ही नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम वन। जब आप 12/15 लिखेंगे तो ये आपका आंसर नहीं है, आप इसको रिड्यूस करोगे, 3 से डिवाइड करोगे। 3 4 आर, 3 5 आर। अब ये आपका परफेक्ट पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, क्योंकि 4 और 5 कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स आपको पता है सभी को, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स नहीं पता तो मैं बताता हूं अगेन, प्लीज बताओ किसको नहीं पता को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। यस सलोनी। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। यहाँ पर प्राइम से कंफ्यूज नहीं होना है, प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। सपोज करो 4 और 9 है, क्या ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं? क्या 4 और 9 प्राइम नंबर्स हैं? अक्षत तुम बताओ, 4 और 9 प्राइम नंबर्स हैं? नहीं है, लेकिन ये को प्राइम नंबर्स हैं। क्यों है? क्योंकि ये दोनों एक ही टेबल में नहीं आते, या सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इन दोनों का एचसीएफ 1 होगा, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। दैट्स वाई दे विल बी को प्राइम नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जब आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हो तो ये गलत फॉर्म है। आप जब तक इसको रिड्यूस नहीं करोगे तब तक वो
परफेक्ट पी ओवर क्यू की फॉर्म नहीं मानी जाएगी। तो रिड्यूस करो जितना कर सकते हो, जब आपके पास ऐसे नंबर्स आ जाएं जो फर्दर रिड्यूस ना हो, मींस को प्राइम्स हो जाएं, तब आप उसको कह सकते हो कि डेट इज पी ओवर क्यू की फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो इसी हम को प्राइम वर्ड का यूज करेंगे, इसी की वजह से ये नंबर इरेशनल प्रूव होगा। इसका यूज करेंगे और इस थ्योरम का यूज करेंगे जिससे हम इसको रूट टू को इरेशनल प्रूव करेंगे, बट हम करेंगे इसको नेक्स्ट सेशन में। अगेन इसके जो स्टेप्स हैं आपको बुक में से देखकर एज इट इज याद भी करने हैं, समझना भी है, लेकिन स्टेप्स एज इट इज याद करने हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। यस विनायक, नेक्स्ट क्लास में हम यही करेंगे। यस, ये बोरिंग है और मेरे को ये पार्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। याद तो आपको करना पड़ेगा, समझा मैं भी दूंगा, बट मुझे पसंद नहीं है या आपको पसंद नहीं है, डजेंट मैटर, करना तो है। एक बार कर लेंगे, फिर हम जब रिवीजन करेंगे दोबारा कर लेंगे। एंड जिस जिसका फर्स्ट चैप्टर में, वाणी जैसे आपने लेट ज्वाइन किया है तो आपका बचा है, पहले आप एक बार रिकॉर्डेड क्लासेस देखो यूट्यूब पर, फिलहाल उससे काम चलाओ, हम फिर ये रिवाइज करेंगे फर्स्ट चैप्टर, तब आपको फिर से समझा दिया जाएगा। एंड इस चैप्टर के बाद में मैं जो सेकंड चैप्टर है, देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, वानी निक, जस्ट निक के नाम से सर्च कर सकते हो आप। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि सेकंड चैप्टर मैं कराऊंगा और एट्थ चैप्टर भी कराऊंगा। दोनों चैप्टर्स हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के बाद में। सेकंड चैप्टर क्योंकि हार्डली 2 सेशंस का होगा, तो उसको मैं ट्यूसडे वाले डेज में कराऊंगा, टीटीएस में कोई भी एक टाइम में आपको दे दूंगा, प्रोबेबली मैथ्स की साइंस की क्लास के बाद में या फिर साइंस की क्लास से पहले या थोड़ा मॉर्निंग में। थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि सेकंड चैप्टर हम दोबारा करेंगे, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। मैं देने को तैयार हूँ, तो आप भी दो, या फिर हो सकता है मैं संडे को एक दिन किसी भी दिन में कर ले। फाइन। तो और साथ में चलेगा एट चैप्टर भी, ट्रिग्नोमेट्री वाला। गुड। तो आज के लिए बस इतना ही, आज आप जा सकते हो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी क्वेश्चंस।